हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और टारगेट है कि 6 से 7 दिन में आपके ये सारे जो पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं वो आपके कंप्लीट करवा दिए जाएं। इसमें देखिए, आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ईवीएस मतलब पर्यावरण है आपका, या बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र मतलब सीडीपी है, वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका हिंदी का पोर्शन है, तो इन चार चीज़ों के जो पेपर्स हैं उनको हम लोग पांच पेपर जो पिछले सालों के हैं, पिछले मतलब 5 वर्षों में जो आए हुए पेपर्स हैं, उनको हम लोग 6 से 7 दिन में सारे आपको कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी कोशिश होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसी भी आपको वीडियो लगे आप लोग जरूर बताइएगा। और इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वर्धन एकेडमी के नाम से आप लोग सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं, वहां से मतलब पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, और जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है आपका, ये आपका 2019, ठीक है, 2019 का, क्योंकि आज आज के दिन आपके 2019 के चारों पेपर आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, या फिर आपका मैथ्स हो, या फिर सीडीपी मतलब बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। तो इन सारे चीज़ों के 2019 के पेपर आज की वीडियो में मतलब आज कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये वीडियो है, इसमें हम लोग हिंदी का पोर्शन देखेंगे। और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि ये आपका हिंदी का पोर्शन है, इसमें 30 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन। ठीक है, घोंसले में चिड़िया हैं में कौन सा कारक है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिकरण कारक। ठीक है, अब अधिकरण कारक कैसे होगा? इसमें लिखा है घोंसले में, तो में जो है कारकों में अगर देखा जाए तो किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक में आते हैं, में है, पर है, ये सारी चीजें आएंगी तो अधिकरण कारक में होगा। अभी जब यूपी टेट के ये पेपर्स आपके 6-7 दिन में जो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सुपर टेट की जो प्राइमरी सुपर टेट है उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उसमें हिंदी का जब पोर्शन पढ़ाया जाएगा उसमें आपको कारक बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश होगी, जिससे आपके कारक से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो पहले में होगा पहला अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, अब देखिए ये गद्यांश है, इसमें छोटा सा गद्यांश है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी भी पेपर्स में गद्यांश बहुत लंबा हो, कभी कभी आधे मतलब एक पेज से भी लंबा होता है, तब हमेशा आप क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को ढूंढें। कि जैसे यहाँ पे लिखा है, बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है, तो संसार के सारे वाद के बारे में कहाँ लिखा है, बस वहां से सीधे वहीं से पढ़ के और आंसर दें। ठीक है, लेकिन ये छोटा है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। जो लोग स्किप करना चाहे वो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आत्मा से उसका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उसका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है कहाँ है? धर्म तक, सांप्रदायिकता तक, राजनीतिक क्षेत्र तक या आत्मा तक? तो यहाँ पर जो लिखा है वो इसमें जो आप देखिए, ये जो आंसर्स है ये आपके आयोग के अनुसार जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही सारे आपको बताए जाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, गद्यांश के आधार पर जो संसार में सारे वाद जो है वो कहाँ पर तक है? वो है सांप्रदायिक राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक अध्यात्मों को और सांप्रदायिकता को, जनसेवा और अध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, या ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। ठीक है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, 34वां क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया जो है उसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या भगवती चरण वर्मा? तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, प्लुत स्वर कौन सा? ओम, ओम या औम या ओम? तो इसमें जो प्लुत स्वर है वो है आपका ओम। ठीक है, वर्णमाला जब आपको पढ़ाई जाएगी, सुपर टेट के जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसमें आपको ये बता दिया जाएगा किस तरीके से प्लुत स्वर होता है। उम्मीद है आप सभी को लगभग पता भी होगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या उभयवाच्य? तो राम
आम खाता है, इसमें वाच्य में कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में अलंकार कौन सा है? श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो पानी है वो देखिए बार बार आपको कई कई जगह पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पानी के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शब्द शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? अंक, चांद, अंगना या आंख? इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंगना। ठीक है, बाकी सारे गलत है। ये अंक में चंद्रबिंदी नहीं होगी, अंक लिखा जाता है ऐसे, सिर्फ बिंदी होती है। ठीक है, चांद में चंद्रबिंदी होती है, इन्होंने सिर्फ इसमें बिंदी रखी है, तो चंद्रमा चांद में चंद्रबिंदी होती है, आंख में भी चंद्रबिंदी होती है। तो जो सही आंसर है वो है अंगना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या सन्निधि? सन्निधि। ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ही सही होगा, इसमें सन्निधि, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो तभी हो पाएगा जब समस्याओं के कारणों की सही पहचान होगी। ठीक है, तभी उसकी सफलता हो पाएगी उपचारात्मक शिक्षण की। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छाटिए। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, और इसमें देखिए पद्यांश में कौन सा रस पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, यहाँ पे देखिए, इसमें जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो रस है वो होगा वात्सल्य रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो कबीर, सूरदास, जायसी या तुलसीदास? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तुलसीदास का इसका राइट आंसर होगा। ये जो आपका पद्य दिया गया है ये किसका है? तुलसीदास जी का। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श, ठीक है, षटकोण वाला या तालव्य, सा, ठीक है, सर्प वाला या दंत, शा सलजम वाला मूर्धन्य, और चा कंठ। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? शुद्ध जो है वो पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सा, सर्प वाला, ये होगा दंत होगा। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? विसर्ग कंठ वर्ण है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या छह संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए तीसरा आप देख के ही बता देंगे कि यही राइट आंसर होगा। कौन सा कथन अशुद्ध है? महाप्राण जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। मतलब अगर लिखा हो का, खा, जी का वर्ग में देखिए का, खा, गा, घा और वा। ठीक, ये है, तो इसमें महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा और चौथा। तो एक साथ इसमें लिखा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो उच्चारण एक साथ होता है, तो दो महाप्राण जो व्यंजन है उनका एक साथ नहीं हो सकता है, यही आपका राइट आंसर होगा। दो महाप्राण व्यंजक व्यंजन है वो उनका उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मेरे लड़के ने, देखिए ये जितने भी आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आप लोगों को भरोसा ना हो तो मैं इसकी ऑफिशियल आंसर की मेरे पास पड़ी है, मैं उसको भी टेलीग्राम पे डाल सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 45वां जो आंसर है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के में विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक वचन, कर्ता, पुल्लिंग या बहुवचन? ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिए लड़का, लड़का जो होता है इसका बहुवचन क्या होता है? लड़के होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़के दिया गया, लेकिन ये लड़के जो है ये बहुवचन में नहीं, ये एक वचन में ही आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है मेरे लड़के ने, तो लड़का कितना? एक ही लड़का। अगर कई लड़के होते तो मेरे लड़कों ने होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज किया गया है वो एक वचन के लिए यूज किया गया है, जबकि जो ऑप्शन में आपका ये भी सही होगा, कर्ता भी है, पुल्लिंग भी है, लेकिन जो बहुवचन है वो नहीं है, और यही पूछा गया कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो होगा बहुवचन। ठीक है, कितने हो गए? 45 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? नाथ, खेत, त्रिकुटी या प्रभु? तो इसको देख के ही आप लोग इजीली बता सकते हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा खेत। खेत तद्भव है, क्योंकि खेत का जो तत्सम है वो होता है क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पतलून, लाश, धड़ाम या औरत? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा धड़ाम, ये होगा देशज शब्द, और बाकी सारे ये जो है ये आपके देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, 48वां, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना,
अधिक पाने की लालच करना। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर है वह अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, इसी का अर्थ होता है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संधि का विच्छेद है ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, री प्लस वेद या री प्लस गवेद। तो इसमें जो होगा वो होगा ऋक प्लस वेद, ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। संधियां जब पढ़ाई जाएंगे उसमें आपको समझा दिया जाएगा, ऋक प्लस वेद। नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में समास है। ठीक, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो यहां पर देखिए विभक्तियों के आधार पे तत्पुरुष समास, इसमें आंसर तो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मतलब समास करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो होगा आप पर विधि बीती। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर भी बताया था कि जहाँ पे पर आता है वहां पे अधिकरण आता है। ठीक है, कारकों में मैंने बताया था, कारक में अधिकरण कौन सा, अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो आप पर वीति होगा तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य या नियोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। 51 का जो राइट आंसर है वो है नियोजन, बाकी तीनों इसके अर्थ होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, ऋजु का विलोम शब्द है सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। तो देखिए ऋजु का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऋजु मतलब सरल रेखा, जैसे ऋजु रेखा कहा जाता है या सरल रेखा, ऋजु का अर्थ होता है सरल, और जो ऋजु का विलोम होगा वो होगा वक्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। 26 पूर्णांक बोधक, बिल्कुल सही होगा। दूसरा, ये भी क्रमवाचक, क्योंकि पहला दूसरा तो ये क्रम बता रहा है। ठीक है, ढाई अपूर्णांक बोधक, ये भी सही है। वह नौकर, इसमें लिखा है कोई विशेषण नहीं है, कौन सा, अशुद्ध है। तो इसमें लिखा है कोई विशेषण नहीं है, जबकि इसमें सर्वनामिक विशेषण होगा, इसीलिए यही निर्देश जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए यह सर्वनामिक विशेषण है, तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक। तो 54 जो है इसमें आपका, जो 54 वाला है इसमें आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप भले तो जग भला है, मतलब निजवाचक सर्वनाम होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संतान, कढ़ी, चील और सरसों। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पुल्लिंग आयोग ने माना था वो माना था संतान को, जबकि ये चारों जो हैं ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ठीक है, संतान को पुल्लिंग माना था, तो यही आप लोग अपना राइट आंसर मान लें। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग देख लीजिए। 56 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए अब आप लोग कैसे समझेंगे। देखिए मधुशाला जो आई थी इनकी, मधुशाला, ठीक है, मधुशाला आई थी 1935 में। ठीक है, 1935 में। ठीक है, फिर आई थी, इसके बाद आई थी मधुबाला, मधुबाला ये आई थी 1936 में। ठीक है, फिर आई थी मधुकलश, मधुकलश ये आई थी 1937 में। और लास्ट जो है वो है निशा निमंत्रण, वो आई थी 1938 में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश और लास्ट में निशा निमंत्रण। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इनका वो होगा 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ठीक है, 56 का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये 1893, 1918, 1910, इनको मैच करना है। तो 57 का जो राइट आंसर है वो होगा सी ए बी, ऑप्शन ए। ठीक, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ये है आपका 1910, ए मतलब सेकंड में ये होगा 1893, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, और लास्ट में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये 1918 में। नेक्स्ट है, तुलसीदास के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशवदास महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, अन्या से अनन्या तक, ठीक, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। ऊषा प्रियवंदा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी या सुषम बेदी। तो ये है राइट आंसर होगा प्रभा खेतान की, अन्या से अनन्या तक, अन्या से अनन्या। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? रैदास, दादू, कबीर या नानक? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है रैदास का। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन जो 2019 का जो पेपर था वो आपका कंप्लीट हो गया। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि ये आपके ऑफिशियल जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो भी रिवाइज्ड आंसर की जो आई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।